सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम भौतिकी की दुनिया में एक बुनियादी पर बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हमारे पास केप 101.pdf से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि मापन, स्टैंडर्ड यूनिट्स, खास तौर पर एसआई सिस्टम, फिर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशनल एनालिसिस, इन सबको अच्छे से समझें। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि ये यूनिट क्या है और हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत ही क्यों है? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, साइंस हो या ट्रेड, हमें चीज़ों को रिलायबली मापने के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए। मतलब एक ऐसा रेफरेंस जो सब माने। इसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को यूनिट कहते हैं। अच्छा। और कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इनकी यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं। और फिर बाकी सब जैसे स्पीड या फोर्स, वो इन्हीं बेस यूनिट से मिलकर बनती हैं, तो उनकी यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स हो गई। बिल्कुल सही। और ये सब मिलकर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाते हैं। पहले सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस जैसे सिस्टम चलते थे। हाँ, सुना है। पर अब इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड है वो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी एसआई सिस्टम। ये 1971 में फॉर्मली अडॉप्ट हुआ था और 2018 में इसे और रिफाइन किया गया। और ये एसआई सिस्टम इतना पॉपुलर क्यों हुआ? इसकी एक बड़ी वजह है कि ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड है, तो मतलब कैलकुलेशंस वगैरह काफी आसान हो जाती हैं। अच्छा, हाँ। सोर्स में टेबल 1.1 भी है, जिसमें 7 बेस एसआई यूनिट्स दी हैं। लेंथ के लिए मीटर एम, मास के लिए किलोग्राम केजी, टाइम के लिए सेकंड एस और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए केल्विन के वगैरह। जी। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। प्लेन एंगल के लिए रेडियन RAD, जैसे सर्कल में एंगल मापते हैं। हाँ, और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन SR, जो 3D एंगल मापता है, जैसे किसी कोन का एंगल। ठीक है, ये यूनिट्स की बात तो समझ आई। अब मेजरमेंट में एक्यूरेसी की बात करते हैं। यहीं पर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, है ना? ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों माने जाते हैं? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में हमें ये बताते हैं कि कोई मेजरमेंट कितना प्रिसाइज है, मतलब कितनी सटीकता से मापा गया है। जैसे मान लीजिए हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड मापा 1.62 सेकंड्स, तो इसमें 1 और 6 तो रिलायबल डिजिट्स हैं, पर जो लास्ट डिजिट है 2 वो अनसर्टन है। अच्छा। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। ये अनसर्टनिटी दिखाना जरूरी है ताकि पता चले कि मेजरमेंट कितना भरोसेमंद है। ओके, तो इनको पहचानने के कुछ रूल्स भी होंगे? हाँ, बिल्कुल। रूल्स काफी सीधे हैं, जैसे सारे नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है। 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं, और अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो सबसे आखिर में आने वाले जीरोस, मतलब ट्रेलिंग जीरोस, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 3.500 में। हाँ, 3.500 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर में होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे 4700 मीटर्स लिखा हो तो 2 है या 4? बिल्कुल, इसी एम्बिग्यूटी से बचने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो A/10B के फॉर्म में होता है। हाँ, तो 4700 मीटर्स को 4.7 × 10³ मीटर्स लिखें तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और 4.700 × 10³ मीटर्स लिखें तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एकदम स्पष्ट हो जाता है। और कैलकुलेशंस में, मतलब गुणा भाग या जोड़ने घटाने में सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या करते हैं? उसके भी नियम हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं जितने ओरिजिनल नंबर्स में सबसे कम वाले में थे। ओके। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही प्लेसेस रखते हैं जितने उस ओरिजिनल नंबर में थे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेसेस थे। और राउंडिंग ऑफ भी करना पड़ता होगा? हाँ, उसके भी स्टैंडर्ड रूल्स हैं ताकि रिजल्ट्स कंसिस्टेंट रहें। समझ गई। अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट पर, डायमेंशनल एनालिसिस। ये डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं? ये हर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की एक विमा होती है, जैसे हम डायमेंशन कहते हैं। जैसे लेंथ के लिए L, मास के लिए M, टाइम के लिए T। और किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये दिखाता है कि वो किन बेस क्वांटिटीज पर और कैसे डिपेंड करती है। जैसे वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ
m0lt-1। अच्छा, और इसी से जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये क्या कहता है? ये एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ये कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो। मतलब L को L में ही जोड़ सकते हैं, L को T में नहीं। बिल्कुल, आप स्पीड को फोर्स में नहीं जोड़ सकते। किसी भी वैलिड फिजिकल इक्वेशन में हर टर्म के डायमेंशंस एक जैसी होनी चाहिए। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? कहाँ काम आता है ये? इसके दो मेन एप्लीकेशंस हैं। पहला, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। हम चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं। जैसे वो उदाहरण ½ mv² इक्वल्स टू mgh वाला। हाँ, अगर आप दोनों तरफ की डायमेंशंस निकालें तो वो ml²t⁻⁻² आती हैं। मतलब इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। और दूसरा एप्लीकेशन? दूसरा है डिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। हम पता लगा सकते हैं कि कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड कर सकती है। जैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t, उसकी लेंथ l और ग्रेविटी g पर कैसे डिपेंड करता है। डायमेंशनल एनालिसिस से हमें t = k√Lg जैसा रिलेशन मिलता है। अरे वाह, पर इसमें वो k क्या है? हाँ, यही इसकी एक लिमिटेशन आ जाती है। ये जो k है, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस इसकी वैल्यू नहीं बता सकता। अच्छा, तो इसकी सीमाएं भी हैं? हाँ, बिल्कुल। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स जैसे k या 2π की वैल्यू नहीं बताता। दूसरी बात, ये सिर्फ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करता है। ये गारंटी नहीं देता कि इक्वेशन फिजिकली एकदम करेक्ट ही है। और कोई लिमिटेशन? एक और है। अगर दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो, जैसे वर्क और टॉक, दोनों की ml²t⁻² होती है, तो डायमेंशनल एनालिसिस उनमें फर्क नहीं कर पाता। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि स्टैंडर्ड यूनिट्स, खासकर SI सिस्टम, कम्युनिकेशन के लिए कितने ज़रूरी हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रिसिशन समझने में मदद करते हैं, और डायमेंशनल एनालिसिस अपनी लिमिटेशंस के बावजूद इक्वेशंस चेक करने और रिलेशंस निकालने का एक पावरफुल टूल है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है। डायमेंशनल एनालिसिस हमें इक्वेशंस चेक करने में मदद करता है, पर क्या ये जो पाई या ई जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट्स होते हैं, ये असल में कुछ गहरे फिजिकल कनेक्शंस या कंस्ट्रेंट्स को नहीं दर्शाते, जिन्हें हम सिर्फ डायमेंशंस के लॉजिक से पकड़ नहीं पाते? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है। इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।